हे गाइस, वेलकम वंस अगेन। आज से हम नई सीरीज़ शुरू करेंगे। ये घटना चक्र की जनरल साइंस है, इंग्लिश मीडियम में। ये आपको आज से शुरू कराई जाएगी। और सबसे पहले आज हम इसका सेक्शन बायो देखेंगे। इस बायो सेक्शन को हम करेंगे सबसे पहले। ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अभी बीपीएससी में काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, सीडीपीओ का भी आ रहा है, बिहार पीसीएस का, सीडीपीओ का। इन दोनों एग्ज़ाम्स में साइंस का सेक्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और भी बाकी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स जितने भी आपके होते हैं, उसमें आपका साइंस सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज से हम साइंस सेक्शन की शुरुआत करेंगे। और उसमें भी सबसे पहले हम आज देखेंगे, सबसे पहले आज हम देखेंगे, ये हमारा शेड्यूल रहेगा। बायो का हम सबसे पहले देखेंगे। आज बायोलॉजी से स्टार्ट करते हुए हम शुरू करेंगे। इसका पहला चैप्टर शुरू करेंगे, सब डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। तो यहाँ से शुरू करेंगे आपके साइंस सेक्शन के लिए। तो कॉपी पेन लेके आप तैयार हो जाइए, आपका सेक्शन आज से शुरू हो रहा है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सब डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी चैप्टर 1 है। क्वेश्चन 1, स्टडी ऑफ जूलॉजी डील्स विद। जूलॉजी की स्टडी किससे डील करती है? लिविंग एनिमल्स ओनली, लिविंग प्लांट्स ओनली, बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल्स, या बोथ लिविंग एंड डेड प्लांट्स। तो जूलॉजी किससे आपकी रिलेट करती है? इसका सही आंसर क्या है? सी, बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल्स। तो लिविंग और डेड एनिमल दोनों से रिलेट करती है जूलॉजी। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है, जूलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बोथ लिविंग एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स, इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, एम्ब्रायोलॉजी, evolution, classification, habits and distribution. एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी। एरिस्टोटल को जूलॉजी का पिता कहा गया है। और ये दोनों में ही, लिविंग और डेड दोनों ही एनिमल्स के बारे में जो स्टडी होती है उसको जूलॉजी के अंदर उसको पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। चेक करते हैं कौन सी स्टडी किससे रिलेटेड है। बर्ड्स, इनहेरिटेंस, एनवायरनमेंट एंड फॉसिल, ये एक तरफ दिया है लिस्ट 1 में। लिस्ट 2 में दिया आपका पेलियोबायोलॉजी, इकोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बर्ड्स किससे रिलेट हो जाएंगी आपकी? स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड्स को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जेनेटिक्स। ये जेनेटिक्स से रिलेट हो जाएगी आपकी। फोर्थ से, बी से फोर्थ जोड़ देंगे आप। इसके बाद सी से आपका क्या जुड़ेगा? स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी कहा जाता है, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट को इकोलॉजी कहा जाता है। फॉसिल की स्टडी को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है पेलियोबायोलॉजी। तो बर्ड्स का हो गया ऑर्निथोलॉजी, इनहेरिटेंस आपका जेनेटिक्स से, एनवायरनमेंट इकोलॉजी, और फॉसिल पेलियोबायोलॉजी। ये कौन से ऑप्शन में आपको मिलते हैं? ये सब ये आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं? ये आपके बी ऑप्शन में दिख रहे हैं, 3, 4, 2, 1। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द स्टडी ऑफ फ्लावर इज ऑल्सो नोन एज। फ्लावर्स की स्टडी को, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, या पेलिनोलॉजी। तो आपके ऑप्शंस हैं ये रहे। इसका सही आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एंथोलॉजी। एंथोलॉजी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला इसी में आगे भी देख लेते हैं। फ्रेनोलॉजी क्या होता है? फ्रेनोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन स्कल। तो ह्यूमन स्कल के बारे में जब पढ़ा जाएगा तो उसको फ्रेनोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर्स हो जाएगा। एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ ग्रासेस को। पेलिनोलॉजी कहा जाता है स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड अदर स्पोर्ट्स को। अगला आप क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्टडी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज। इंसेक्ट्स की स्टडी को पूछ रहा है कि ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है इक्थोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, या मेलेकोलॉजी। इसको कहा जाता है आपका बी। इसका कहा जाता है बी, एंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। देखिए कितने सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घटना चक्र इन्हीं क्वेश्चंस का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कंपाइलेशन है। इसी से आपका काफ़ी कुछ रिवाइज और कवर हो जाता है। तो आप इसको क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा अपने प्रिपरेशन के लिए। तो प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो इसमें आपके नीचे भी ऑप्शंस दिए हैं। इक्थोलॉजी स्टडी ऑफ फिश को कहते हैं। एंटोमोलॉजी स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को कहते हैं। पैरासाइटोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं। और मेलेकोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ मॉलस्क्स एंड शेल को कहते हैं।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स डेटा सेट इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ कंसर्निंग पॉपुलेशन एंड ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमन पॉपुलेशन की और ह्यूमैनिटी के कंसर्न को कौन से स्टडी से करा जाता है उसको? आपके ऑप्शंस है ए इकोलॉजी, बी जेनेटिक्स, सी डेमोग्राफी या डी वायरोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी डेमोग्राफी इसका सही आंसर हो जाएगा। सी डेमोग्राफी इसका सही आंसर हो जाएगा। और बाकी हम देखते हैं कि और क्या क्या है। इकोलॉजी किसको कहते हैं? इकोलॉजी की डेफिनेशन है स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट। आपके बाहर के वातावरण और ऑर्गेनिज्म के बीच के जो इंटर रिलेशनशिप होता है इन दोनों के बीच में, इसको इकोलॉजी कहा जाता है। जेनेटिक्स अभी हमने देखा, स्टडी ऑफ हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में बताता है। डेमोग्राफी करता है स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशंस इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ये पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिकल मतलब एक स्टैट्स बना के आप बताता है कि पहले कितनी थे पॉपुलेशन, अब कितनी है, तो उसको डेमोग्राफी कहा जाता है। वायरोलॉजी होता है स्टडी ऑफ वायरसेस को कहा जाता है वायरोलॉजी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ध्यान रखिएगा ये सब स्टडीज़ 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर बन जाता है हर पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन हो गया आपका, द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज नोन एज। देखिए इसको क्या कहा जाता है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, बड़े क्लोज से टर्म्स हैं ये सब। द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द डिफरेंट कल्चर्स एंड द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज नोन एज। तो इसको सही आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? जो डिफरेंट कल्चर्स की कंपैरेटिव स्टडी को करते हैं उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी बताते हैं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए एथनोलॉजी। एथनोलॉजी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हम बाकी सब भी देख लेते हैं। एथनोलॉजी क्या होता है? साइंस डीलिंग विद डिफरेंट रेसेस ऑफ मैनकाइंड। जो काफ़ी डिफरेंट रेसेस ऑफ मैनकाइंड होती हैं उसको एथनोलॉजी कहते हैं। एथनोग्राफी, देखिए एथनोलॉजी और एथनोग्राफी कितना क्लोज है ये टर्म। एथनोग्राफी क्या हो गया? इस स्टडी ऑफ स्पेसिफिक कल्चर, स्पेसिफिक कल्चर के स्टडी किसी एक पर्टिकुलर, देखिए उसमें क्या था, डिफरेंट रेसेस हम पढ़ रहे थे कि कैसे कैसे लोग रहते हैं, कितने कितने तरीके अलग अलग रेसेस हैं हमारे यहाँ, तो उसके बारे में स्टडी करता है तो वो एथनोलॉजी हो जाता है। और किसी एक पर्टिकुलर किसी रेस के बारे में, कल्चर के बारे में आप पढ़ते हैं तो उसको एथनोग्राफी कहा जाता है। अब एथोलॉजी लिखा गया है, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। एनिमल बिहेवियर के बारे में जब पढ़ा जाएगा तो उसे एथोलॉजी कहा जाएगा। और एथिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ एथिकल ड्यूटीज़। इस एथिकल ड्यूटीज़, मॉरल ड्यूटीज़ के बारे में जब पढ़ते हैं आप तो उसको एथिक्स कहा जाता है। तो ये काफ़ी क्लोज से टर्म्स है, इन सब टर्म्स को थोड़ा ध्यान रखिएगा। काफ़ी क्लोज से टर्म्स में आपसे पूछा जा सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स of biological systems found in nature and used of this knowledge in mechanical world is known as। अब देखिए ये पूछ रहा है आपका कि बायोलॉजिकल सिस्टम की स्टडी करने के बाद उसको मैकेनिकल वर्ल्ड में अगर यूज़ किया जाए तो उसको क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए बायोनिक्स, बी बायोनॉमिक्स, सी बायोनॉमी या डी बायोमेट्री। ये देखिए ये भी काफ़ी क्लोज से टर्म्स हैं, पर इसमें हमको सही चूज़ करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा ए बायोनिक्स। बायोनिक्स इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि क्या बताया जा रहा है इसके बारे में। बायोनिक्स जो है स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स फाउंड इन नेचर एंड यूज ऑफ दिस नॉलेज इन मैकेनिकल वर्ल्ड। तो जैसे हम नेचर में देखते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, उसी नॉलेज का यूज़ करके हम मशीन से उस तरह की नॉलेज, उस तरह के सिस्टम को इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं, उसको बायोनिक्स कहा जाता है। अब देखें बायोनॉमिक्स क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट। किसी ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना और उसको एनवायरनमेंट से वो कैसे रिलेट करता है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी लिखा है इसमें, तो इसलिए बायोनॉमिक्स हो जाएगा इसमें। तो बायोनॉमी क्या होता है? स्टडी ऑफ लॉज ऑफ लाइफ। लॉज ऑफ लाइफ के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो उसको बायोनॉमी कहा जाता है। बायोमेट्री क्या हो जाता है? बायोमेट्री देखिए अपने आप ही दिखाता है, मेट्री का मतलब होता है स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसकी स्टैटिस्टिकल मतलब प्रीवियस एनालिसिस करके हम जब उसको स्टैटिस्टिक्स से देखते हैं उसकी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को, तो उसको बायोमेट्री कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम इसी बात पे। अगला क्वेश्चन है आपका, अंडर पेलियो बॉटनी 1 स्टडीज। पेलियो बॉटनी के अंदर व्यक्ति क्या पढ़ता है? पेलियो बॉटनी के अंदर व्यक्ति क्या पढ़ता है? पहला है ऑप्शन आपके पास फॉसिल ऑफ एनिमल्स, बी एल्गी, सी फंगाई या डी नन ऑफ दिस। इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ता है पेलियो बॉटनी के अंदर।
पेलियोबॉटनी के अंदर आदमी क्या पढ़ता है, पेलियोबॉटनी होती क्या है, थोड़ा सा प्रिंट का थोड़ा सा गड़बड़ अभी मेरा चल ही रहा है, अभी वो सही नहीं हो पा रहा है किसी तरीके से। अभी मैं इसको देखता हूँ इसके आगे क्या हो सकता है, तो थोड़ा आवाज़ से ही आप थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिए, वरना शायद दिख तो हल्का फुल्का रहा ही है, आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए मुझे लगता है जहाँ तक है। हम इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे जल्दी। तो देख लेते हैं, पेलियोबॉटनी इज़ द ब्रांच ऑफ पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी की ब्रांच है पेलियोबॉटनी और पेलियोबायोलॉजी की, डीलिंग विद द रिकवरी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट रिमेन्स फ्रॉम जियोलॉजिकल कंटेक्स्ट। ये क्या करता है, रिकवरी करता है और आइडेंटिफिकेशन करता है प्लांट रिमेन्स का फ्रॉम जियोलॉजिकल कंटेक्स्ट एंड देयर यूज फॉर बायोलॉजिकल रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पास्ट एनवायरनमेंट। हम अगर पहले कैसे एनवायरनमेंट थे हम उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहें तो हमको इसी तरह के जो इस चीज़ को डील करता है उसको पेलियोबॉटनी कहते हैं। भारत में इन इंडिया प्रोफेसर बीरबल साहनी इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी। बीरबल साहनी जी की ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि भारत में पेलियोबॉटनी का पिता जनक किसको कहा जाता है, तो वो हैं बीरबल साहनी जी को कहा जाता है। बीरबल साहनी जी को फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, रियरिंग सिल्क वॉर्म्स इज नोन एज। सिल्क वॉर्म रियरिंग को क्या कहा जाता है, ए एपीकल्चर, बी हॉर्टिकल्चर, सी सेरीकल्चर या डी फ्लोरिकल्चर। तो इसको क्या कहा जाता है, रियरिंग सिल्क वॉर्म इज नोन एज एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेरीकल्चर। एस से देखिए, एस से सिल्क वॉर्म बन जाएगा, एस से सेरीकल्चर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा ऐसे ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे ट्रिक्स आपको अपने लिए बनाने चाहिए ताकि आप लंबे समय तक याद रख सकें और अपने किसी भी और तरीके से याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। मेरा तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं। सिल्क वॉर्म से सेरीकल्चर को आप कनेक्ट कर दीजिएगा। अगला इसी में देख लेते हैं, एपीकल्चर क्या करता है, रियरिंग बीज, मतलब बीज को रख पालने का कहा जाता है एपीकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, जो पौधे फ्रूट और फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं उनके बारे में स्टडी करने को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। सेरीकल्चर हो जाता है रियरिंग सिल्क वॉर्म और फ्लोरिकल्चर हो जाता है स्टडी ऑफ फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन वर्क। फ्लावर्स की पढ़ाई करना डेकोरेशन के काम के लिए, उसे फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। इसमें छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं हर स्टडीज़ में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अभी देखिए, हमने तो कुछ देर पहले पढ़ा था कि फ्लावर्स वाला हमने अभी पढ़ा था, स्टडी ऑफ फ्लावर को क्या कहा जाता है, तो स्टडी ऑफ फ्लावर हमने भी पढ़ा था एंथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है स्टडी ऑफ फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन वर्क, तो ये हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। तो एंथोलॉजी और फ्लोरिकल्चर में अंतर होता है, ये डेकोरेशन वाला फ्लोरिकल्चर हो जाएगा और सिर्फ स्टडी ऑफ फ्लावर्स पूछा जाए तो एंथोलॉजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, हनी बीज आर यूज्ड इन। हनी बीज किस में यूज़ होती हैं, सेरीकल्चर, टिश्यू कल्चर, एपीकल्चर या पिस्सीकल्चर। तो हनी बीज आपका किस में इस्तेमाल होंगी आपकी, ये होती हैं आपकी एपीकल्चर में। अभी हमने पढ़ा रियरिंग बीज किस में था, एपीकल्चर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें हमको देखना मैच करना है। कल्टीवेशन दिया है एक तरफ दिया है नॉर्मल कल्चर ऑफ कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन फ्लावर कल्टीवेशन है, तो इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। नहीं शब्द, ये जो नॉट वर्ड है ना, ये आपके कई सारे एग्जाम्स में आपको कंफ्यूज कर सकता है। नॉट वर्ड काफ़ी ध्यान से इसको पढ़िएगा कि नॉट वर्ड का यूज़ ना हो। तो फ्लावर कल्टीवेशन का दिया है फ्लोरिकल्चर, क्रॉप कल्टीवेशन का एग्रोनॉमी, वेजिटेबल कल्टीवेशन का हॉर्टिकल्चर और फ्रूट कल्टीवेशन का पोमोलॉजी। तो बताइए इसमें गलत क्या है। तो अभी हमने हॉर्टिकल्चर पढ़ा कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था स्टडी ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होता है हॉर्टिकल्चर। तो ये आपका गलत हो जाएगा, सी तीसरा गलत हो जाएगा आपका, ये सी पार्ट आपका गलत हो जाएगा। बाकी तीनों बिल्कुल सही हैं और यही तीसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है ये। हॉर्टिकल्चर के अंदर देखिए 3 ब्रांचेस होती हैं वैसे, देखिए यहाँ लिखा है पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर, ये तीनों हॉर्टिकल्चर के अंदर आते हैं। तो जो फ्लोरिकल्चर और पोमोलॉजी होते हैं, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप एक बार देख भी सकते हैं वैसे तो, वरना इतना ही काफ़ी है जितना आप पढ़ेंगे, इतना एग्जाम्स में पूछा जाएगा उतना ही आप तैयार करें। ज़्यादा तैयार करके भी आप उसको कोई ज़्यादा इतना फ़ायदा नहीं पहुँचेगा आपको सिर्फ पेपर निकालना है फ्री में, नॉलेजेबल नहीं बनना है आपको एकदम से किसी फील्ड में। तो
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इसमें से सही मैच किसका नहीं है। तो एपीकल्चर हनी बी से रिलेटेड है, सेरीकल्चर सिल्कवॉर्म, पिस्सीकल्चर इंसेक्ट ऑफ लैक, या फिर डी हॉर्टिकल्चर फ्लावर। तो इसमें कौन सा सही मैच नहीं है? तो सी तीसरा गलत है। लाख की स्टडी के लिए नहीं होता है ये किसके लिए होता है? फिश हैचरी की से रिलेटेड है पिस्सीकल्चर। बाकी तीनों बिल्कुल सही ऑप्शन दिए हैं आपके, और बस यही लाख की स्टडी के लिए नहीं होता है, फिश हैचरी के लिए होता है पिस्सीकल्चर। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। अब देखिए आपकी बार नॉट नहीं पूछा, आपकी बार पूछा है कौन सा सही मैच है इसमें। तो आपके ऑप्शन हैं, आपके लेक्सिकोग्राफी कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी होता है, फिलोलॉजी कलेक्शन ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स होता है, एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है, आइकोनोग्राफी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स होता है। तो इसमें से कौन सा सही है ऑप्शन आपका? इसमें से सिर्फ एक ही सही है आपका, वो है आपका स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स डी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, तो इसी को सही लगा देंगे हम, यही सही ऑप्शन है आपका। नहीं सॉरी थोड़ा सा मुझसे लग रहा है गलती हो गया है, इसमें सही पूछ रहा है, सॉरी मैंने गलत सोच लिया आई थिंक। तो इसका सिर्फ ए ऑप्शन सही होगा, सॉरी ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बाकी तीनों बिल्कुल गलत हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी इसके लिए। तो ए लेक्सिकोग्राफी जो होता है कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, इसको बिल्कुल सही आंसर है। लेक्सिकन कहते हैं डिक्शनरी को, तो लेक्सिकोग्राफी इसका आपका कंपाइलेशन हो जाता है। थोड़ा सा आपका इंग्लिश भी इसमें इंप्रूव हो रही है, लेक्सिकोग्राफी, और थोड़ा साइंस भी इंप्रूव हो रहा है। ये इस तरह के वर्ड हैं, तो सिनोनिम हो जाएगा आपका डिक्शनरी का। अगर सिनोनिम पूछे तो लेक्सिकन भी आप लगा सकते हैं, तो ये थोड़ा सही टर्म हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। और देख लेते हैं फिलोलॉजी और बाकी सब क्या होता है। फिलोलॉजी होता है आपका स्टडी ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड इट्स हिस्ट्री। लैंग्वेज के स्ट्रक्चर क्या है और इसकी हिस्ट्री, इसके बारे में फिलोलॉजी बताता है। एंटोमोलॉजी हमने पढ़ा अभी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स होता है। आइकोनोग्राफी क्या होता है? स्टडी ऑफ आइडल्स या आर्ट्स के बारे में, कि कोई मूर्ति कला या फिर आर्ट के बारे में अगर स्टडी होती है तो उसे आइकोनोग्राफी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके वोकैब भी इससे इम्प्रूव हो रही है, और आपके क्या कहते हैं एग्जाम्स में भी काफ़ी ज़्यादा, साइंस में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। 1 से 2 क्वेश्चन अधिकतर मिल ही जाते हैं ऐसे पूछने वाले आपको। कोई भी एग्जाम्स, वनडे एग्जाम्स में आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सब। तो लेक्सिकोग्राफी क्या होता है आपका? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है लेक्सिकोग्राफी। अभी हमने देखा कि क्या होता है, कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी। इसमें सोचना ही नहीं है, कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी होते हैं लेक्सिकोग्राफी, ठीक है। तो ये देखिए, लेक्सिकोग्राफी इज रिलेटेड टू द ग्लॉसरी ऑफ लैंग्वेज डिज़ाइन, कंपाइलेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ जनरल डिक्शनरीज। तो इसका सही ऑप्शन वही आप जानते हैं, बी हो जाएगा, कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरीज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द स्टडी रिलेटेड टू द प्लांट्स बीइंग यूज्ड एज वेजिटेबल इज कॉल्ड। तो स्टडी ऑफ प्लांट्स जो होता है, जो पौधों की स्टडी के लिए होता है, यूज्ड एज वेजिटेबल, ठीक है। वेजिटेबल प्लांट्स के लिए जो स्टडी की जाती है उसको क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर या ओलेरीकल्चर। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ओलेरीकल्चर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ओलेरीकल्चर। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ओलेरीकल्चर किससे रिलेटेड है आपका। रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के दोनों पेपर में ही ये पूछा गया था, ओलेरीकल्चर किससे रिलेटेड है। तो ये देखिए, ओलेरीकल्चर आपका वेजिटेबल से रिलेटेड है, बस इतना ध्यान रखेंगे आप तो भी आपका काफ़ी काम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, सही ऑप्शन आपका डी ओलेरीकल्चर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस थ्रू विटीकल्चर। विटीकल्चर से कौन सा इसमें रिलेटेड है? तो आपका सिल्क, अर्थवॉर्म या हनी या ग्रेप्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ग्रेप्स। ग्रेप्स से विटीकल्चर का लेना देना है। विटीकल्चर आपका विटीकल्चर इज द साइंस, प्रोडक्शन एंड स्टडी ऑफ ग्रेप्स। इट डील्स विद द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट अकर इन द वाइन यार्ड। वाइन यार्ड में जो आपके सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं उससे डील करता है यह, और ये साइंस, प्रोडक्शन और स्टडी ऑफ ग्रेप्स के बारे में ये डील करता है विटीकल्चर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। पूछ रहा है कि व्हाट इज़ वर्मी कल्चर। देखिए, बीपीएससी में ऐसे साइंस के बहुत बड़ा सेक्शन रहता है, यही आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपका बिहार पीसीएस क्लियर हो पाएगा कि नहीं। तो आपका साइंस इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें भी बायो और केमिस्ट्री मुझे लगता है ज़्यादातर पूछा जाता है। फिजिक्स भी का भी महत्व कम नहीं है,
पर साइंस इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन के बीच में पूछ लेता है हर बार। उसका एरिया इतना ही बड़ा रहता है, लगभग 20 से 30 क्वेश्चन के बीच में पूछा जाता है हर बार। तो आप ध्यान से इसको ज़रूर पढ़िए, हर एग्जाम्स में आपके लिए फ़ायदेमंद होगा ये। आप ज़रूर से ज़रूर इसको ध्यान रखिएगा। तो व्हाट इज़ वर्मी कल्चर? वर्मी कल्चर पूछ रहा है द साइंस ऑफ रेजिंग वर्म्स, या साइंस ऑफ स्टडिंग एनिमल्स, साइंस ऑफ स्टडिंग फिशेस, साइंस ऑफ किलिंग वर्म्स। तो इसके बारे में पूछा है वर्मी कल्चर क्या होता है। वर्मी कल्चर होता है द साइंस ऑफ रेजिंग वर्म्स। तो वर्मी कल्चर क्या हो जाएगा? साइंस ऑफ रेजिंग वर्म्स को कहा जाता है वर्मी कल्चर। ठीक है, तो वर्मी कल्चर देखिए यहाँ लिखा है, वर्मी कल्चर इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड कल्टिवेटिंग अर्थवर्म्स। जो अर्थवर्म्स होते हैं उनको मैनेज करना और कल्टिवेट करने को कहा जाता है वर्मी कल्चर। अर्थवर्म्स कैन हल टर्निंग ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू न्यूट्रिएंट रिच सॉइल फॉर योर गार्डन। आपके ऑर्गेनिक वेस्ट अगर कुछ पड़ा है आपके यहाँ, तो उसको वो आपके गार्डन के लिए काफ़ी ज़्यादा सॉइल को रिच कर देगा आपका। अर्थवर्म इसलिए बहुत ज़रूरी होता है, तो उसको वर्मी कल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन वसीम पूछ रहा है वर्मी कल्चर किसके लिए यूज़ होता है? कौन सा वर्म है इसके लिए? कौन सा वर्म इसमें यूज़ किया जाता है वर्मी कल्चर में? तो टेप वर्म, सिल्क वर्म, थ्रेड वर्म या अर्थ वर्म? देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा है, देखिए क्या है यहाँ पे, अर्थ वर्म इसके लिए ज़्यादा यूज़ होता है, तो अर्थ वर्म इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अर्थ वर्म हो जाएगा। जेनेटिक्स बताइए, जेनेटिक्स किससे डील करता है? अभी हमने पढ़ा था मेंडल्स लॉ, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, डीएनए स्ट्रक्चर या हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। तो जेनेटिक्स किसके लिए यूज़ होता है? अभी देखिए काफ़ी क्लोज ऑप्शंस हैं, लेकिन हमने अभी पीछे पढ़ चुके हैं कि किसके लिए जेनेटिक्स डील होता है? हेरिडिटी एंड वेरिएशन के लिए। हेरिडिटी और वेरिएशन के लिए जेनेटिक्स डील करता है। हेरिडिटी, जेनेटिक्स, वेरिएशंस, जीन्स के लिए, जीन्स, हेरिडिटी और वेरिएशन तीनों के लिए जेनेटिक्स डील करता है इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए लिखा है जीन्स, हेरिडिटी एंड जेनेटिक वेरिएशंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ। अगला क्वेश्चन है आपका जीरोंटोलॉजी के बारे में पूछ रहा है। जीरोंटोलॉजी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? चाइल्ड, इन्फेंट, फीमेल, डिजीज ऑफ स्किन या फिर ओल्ड एज। तो जेरोंटोलॉजी किसकी स्टडी है? जेरोंटोलॉजी आपके सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ओल्ड एज की स्टडी है। तो ओल्ड एज इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका। लिखा है देखिए द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओल्ड एज, द प्रोसेस ऑफ एजिंग एंड द पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड पीपल इज कॉल्ड जेरोंटोलॉजी। इसको जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। ओल्ड एज की स्टडी के बारे में देखा जाता है, एजिंग या पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स क्या होती है ओल्ड पीपल में, उसको जेरोंटोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं 21 पे। द ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विद ओल्ड एज एंड एजिंग इज कॉल्ड। अभी देखिए हमने पढ़ा, तो इसका नाम जेरोंटोलॉजी हो जाएगा। फिर से वे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वही सेव हो जाता है। इसी में देखिए लिखा है, और बाकी सबके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है ऑन्कोलॉजी क्या होता है? ऑन्कोलॉजी होता है इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स इन ट्रीटिंग पीपल सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो जो कैंसर पीपल को ट्रीट करना, जो कैंसर से पीड़ित लोग होते हैं उनको सही करने को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। अगला बोल रहा है टेराटोलॉजी क्या होता है? टेराटोलॉजी होती है, स्टडी होती है एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये किसकी स्टडी होती है? एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट को टेराटोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी अभी हमने पढ़ा था, ये बर्ड्स की स्टडी के लिए होता है। ये जूलॉजी की ब्रांच है। तो ध्यान से रखिएगा, ये तीनों टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, तो काफ़ी ध्यान से इसको पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। द स्टडी ऑफ एजिंग इज नोन एज। अभी हमने पढ़ा, अभी इसको एजिंग की स्टडी को क्या कहा जाता है? इसको भी जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। अभी हमने आपके सामने पढ़ा है भी। अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। पीडोलॉजी के बारे में पूछ रहा है। पीडोलॉजी क्या होता है? पीडोलॉजी इज द साइंस रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, सॉइल, पॉल्यूटेंट्स या सीड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ भी लिया जाता है। तो ये पीडोलॉजी किससे रिलेटेड है आपका? ये है आपका सॉइल से रिलेटेड है पीडोलॉजी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ लिखा है पीडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल मॉर्फोलॉजी एंड सॉइल क्लासिफिकेशन। सॉइल कैसे बनती है, सॉइल की कैसे बदलाव होता है उसमें, सॉइल का कैसे कैसे वो पार्ट में डिवाइडेड होती है, ये पीडोलॉजी डील करता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द स्टडी ऑफ बोन्स आर अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस। स्टडी ऑफ बोन्स किसके अंडर में आती है? किस ब्रांच के बोन्स की स्टडी किस में की जाती है? आपके ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी, ओरोलॉजी, सीरोलॉजी या जियोलॉजी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑस्टियोलॉजी। ए ऑस्टियोलॉजी इसका सही आंसर हो जाएगा।
ध्यान रखिएगा। ऑस्टियोलॉजी देखिए यहाँ पे आप पढ़ लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। ऑस्टियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ बोन्स होता है। और ओरोलॉजी स्टडी ऑफ माउंटेन्स होता है। ओरोलॉजी स्टडी ऑफ माउंटेन्स की स्टडी को कहा जाता है ओरोलॉजी। सीरोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सीरम के बारे में जब पढ़ा जाता है तो उसे सीरोलॉजी कहते हैं। और जियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड मैटर फाउंड इनसाइड इट। तो जियोलॉजी क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, तो उसका मैटर क्या फाउंड होता है, तो उसको जियोलॉजी कहते हैं। अच्छा, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में पूछ रहा है, तो हमारे अर्थ के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं, उनके क्या नाम है? अगर आप बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अर्थ कितने उसके पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से लेवल्स पाए जाते हैं अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी लेयर्स पाई जाती हैं, क्या क्या नाम उनके नाम हैं। जैसे एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं वैसे ही अर्थ के अंदर भी कुछ लेयर्स होती हैं, तो उनके नाम ज़रूर मुझे बताएं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इसको। अगला क्वेश्चन है आपका, द स्टडी ऑफ बोन्स इज़ डन अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस कॉल्ड। देखिए, स्टडी ऑफ बोन्स को अभी हमने पढ़ा कि किसके अंदर पढ़ा जाता है, अभी हमने पढ़ा था ऑस्टियोलॉजी के अंदर। ये सही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ये पूछ रहा है द स्टडी ऑफ स्नेक्स के बारे में पूछ रहा है। स्नेक्स के बारे में क्या पूछ रहा है? स्टडी ऑफ स्नेक्स किसके अंदर होती है? तो सर्पेंटोलॉजी, ऑरिन्थोलॉजी, हर्पेटोलॉजी या इक्थियोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सर्पेंट्स कहा जाता है ना, सर्पेंट्स मतलब सांप, सर्पेंट्स से आपने सुना होगा कई बार, तो स्नेक सर्पेंटोलॉजी हो जाएगा अपने आप ही इसका आंसर। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, ऑरिन्थोलॉजी क्या हो जाता है आपका? अभी हमने पढ़ा था, ऑरिन्थोलॉजी आपका हो जाता है, ऑरिन्थोलॉजी क्या हो जाता है आपका? बर्ड से रिलेटेड हो जाता है। ऑरिन्थोलॉजी बर्ड से रिलेटेड है। हर्पेंटोलॉजी क्या हो जाता है? ये हो जाता है एम्फीबियंस की स्टडी करना, जैसे फ्रॉग्स, टूड्स, सैलमेंडर्स, न्यूट्स या जिम्नोफोना और रेप्टाइल्स के बारे में। और रेप्टाइल्स क्या हो जाते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ते हैं। रेप्टाइल्स के अंदर क्या क्या आता है? स्नेक्स, लिजार्ड्स, टर्टल्स, टेरापिन्स, टॉर्टोइजेस, क्रोकोडिलियंस एंड टोर्टास। और इक्थोलॉजी हमने पढ़ा था अभी। इक्थोलॉजी किसके अंडर आ जाता है, कौन सी ब्रांच के अंदर आता है? ये फिश से रिलेटेड होता है। ये आपका फिश से रिलेटेड होता है, सॉरी, फिश से रिलेटेड होता है इक्थोलॉजी, अभी हमने देखा था। तो अगले क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है आज का ये, फाइंड आउट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें बताइए ऑड वन आउट ढूंढना है। इसमें लिखा फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी। तो इसमें सबसे अलग क्या हो जाएगा? साइकोलॉजी। देखिए, फिजियोलॉजी, इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका साइकोलॉजी, बी साइकोलॉजी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी ब्रांचेज होते हैं बायोलॉजी के, जबकि साइकोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ माइंड होता है, बिहेवियर होता है और डिफरेंट इन तीनों से अलग होता है। देखिए, स्टडी ऑफ माइंड की क्या क्या माइंड का बिहेवियर होता है, माइंड कैसे काम करता है, उसके बारे में अगर कुछ देखता है तो वो बताता है कि ये होता है साइकोलॉजी। और फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी ये तीनों आपका बताता है कि आपका बायोलॉजी की ये ब्रांच हैं तीनों। बाकी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या होते हैं? ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल, ग्राफ्टिंग प्लांट, स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स या सॉइल कंजर्वेशन। हाइड्रोपोनिक्स क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, ग्रोइंग प्लांट ऑफ विदाउट सॉइल, बिना सॉइल के प्लांट को उगाने को ही हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। आजकल नई टेक्निक है, काफ़ी इस्तेमाल में शुरू हो रहा है इसका, काफ़ी लोग इसकी तरफ प्रभावित भी हो रहे हैं कि बिना सॉइल के ही किसी प्लांट को उगाया जाए। तो देखिए इसमें क्या आगे डेवलपमेंट होता है। तो हाइड्रोपोनिक्स, ये आज का आखिरी सवाल था। हाइड्रोपोनिक्स के बारे में देखते हैं हम। हाइड्रोपोनिक्स इज़ द सबसेट ऑफ हाइड्रोकल्चर। ये हाइड्रोकल्चर का एक सबसेट है, ठीक है। तो अगर हाइड्रोकल्चर भी अगर नहीं लिखा, हाइड्रोपोनिक्स लिखा, तो हाइड्रोकल्चर लिखा है, तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा। इज़ ए मैथड एंड ऑफ ग्रोइंग प्लांट यूजिंग मिनरल न्यूट्रिएंट्स सॉइल्स इन वाटर विदाउट सॉइल। तो पानी के अंदर वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं बिना सॉइल के ही, तो ये हाइड्रोपोनिक्स की स्टडी होती है। तो आज के लिए हम पहला वीडियो आज का मेरा घटना चक्र से रिलेटेड ये हो जाएगा आज। तो ये हमारा, कल से हम इवोल्यूशन ऑफ लाइफ शुरू, अगले लेक्चर में हम इवोल्यूशन ऑफ लाइफ देखेंगे। तो अभी आज के लिए हम इतना ही करते हैं। 28 क्वेश्चन आज हमने कर लिए हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा साइंस को, क्योंकि काफ़ी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में मैंने इसको डाला है, इसके लेक्चर्स को, तो हिंदी में समझाया है, इंग्लिश में नहीं समझाया बल्कि हिंदी में समझाया, और इंग्लिश में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है लोग इसको पसंद करना चाहिए, मुझे लगता है जहाँ तक है।
चलिए देखिए कैसा रिस्पांस जैसा आपका होगा वैसा ही मेरा वीडियो अच्छा आते रहेगा। इसको पूरी बुक में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको जल्दी से जल्दी। ठीक है, जय हिंद आज के लिए।